बच्चों सबको नमस्कार, सबको गुड मॉर्निंग। तो देखिए बच्चों, अपन मिल रहे हैं काफ़ी दिनों के बाद। 9th वाले जो बच्चे हैं इनसे काफ़ी समय के बाद रूबरू हो रहा हूँ मैं। परिस्थितियाँ तो कुछ ऐसी है कि हम घर पर रहकर ही पढ़ सकते हैं। तो ऐसे में बच्चों, हमारी जो लाइव टेलीकास्ट क्लासेज है ये आपके लिए बड़ी वरदान सिद्ध होंगी। कोर्स चेंज हो गया आपका, NCERT का कोर्स है। और हालांकि बच्चों देखा जाए तो ये नया क्या है, इससे पहले यही था। जब मैं पहली बार ICT में पढ़ाने आया तो मैंने ये किताब पढ़ाई थी, फिर बाद में चेंज हो गई, दूसरी आ गई, अब फिर ये आ गई। अब बच्चों देखने वाली बात ये है कि NCERT का सिलेबस जो है वो आपको हम पढ़ाएंगे। NCERT की जो बुक्स है वो आपके यहाँ लागू कर दी गई है। ग्रामर वाला पोर्शन पूरी तरह हटा दिया गया है, कोई ग्रामर वाला पोर्शन नहीं है। 8वीं तक आपने पढ़ दिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव बेसिस सब कुछ। अब कुछ भी नहीं पढ़ना है, अब तो सिर्फ पाठ पढ़ने हैं, लेसन पढ़ने हैं, पोएम्स पढ़नी है। लेकिन बच्चों फिर भी क्या है कि जैसे हमारे शरीर में क्या ब्लड होता है, खून होता है, उसी प्रकार से जो ग्रामर है वो बच्चों एक एक वाक्य में रची बसी होती है। विदाउट द नॉलेज ऑफ ग्रामर इट इज इम्पॉसिबल इवन टू कंस्ट्रक्ट ए सेंटेंस, इवन टू फ्रेम ए सेंटेंस, इवन टू फ्रेम ए सिंगल सेंटेंस। एक भी वाक्य को आप फ्रेम नहीं कर सकते हैं यदि आपको ग्रामर की नॉलेज नहीं है तो। इसलिए बच्चों पढ़ाऊंगा मैं पाठ, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं मैं जब भी कोई सेंटेंस आपको पढ़ाता हूँ तो उसके अंदर जो ग्रामर के जो एलिमेंट्स हैं, द ब्यूटी ऑफ ग्रामर, उसमें जो व्याकरण का सुंदरी जो नीत होता है वो मैं आपको खोल के समझाता रहता हूँ। तो बच्चों हम पढ़ना शुरू करते हैं। आप सबका नए सत्र में इस ICT के मंच पर मैं जो है आप सबका स्वागत करता हूँ और आप सबसे आह्वान करता हूँ कि ये जो नया सत्र है इसको बच्चों हम अच्छे से पढ़ करके अपने लिए और अपने राष्ट्र के लिए हम इसे मंगलमय बनाएंगे। क्लियर? तो द फन दे हैड, दिस इज द नेम ऑफ द फर्स्ट लेसन इन योर टेक्स्ट बुक। आपकी किताब में बच्चों जो पहला पार्ट है उसका नाम है द फन दे हैड। द फन दे हैड का मतलब ये होता है कि ऐसी मस्ती, ऐसा आनंद जो वो एंजॉय किया करते थे। अब बच्चों प्रश्न ये कि कौन एक्चुअली बच्चों ये जो चैप्टर है ना, ये जरा ध्यान दो आप। ये चैप्टर है बच्चों 2157, ठीक है, और इसको कहेंगे आप AD। क्लियर है? जबकि आप जानते हो अभी क्या चल रही है, अभी चल रही है 2020 और ये क्या है बच्चों 2157। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मान लो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ तो अब जरा इसकी बाकी निकाल के बताओ क्या जाएगा बच्चों? 7 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, है ना? सॉरी 5 क्यों आ जाएगा? या 5 की जब आप बाकी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, ये 3 आ गया, 1 की जगह 1, ये 0। इसका मतलब ये जो चैप्टर है ये 137 माने तकरीबन 150 साल यानी तकरीबन 1.5 शताब्दी आगे का पाठ है। जब मैं इतिहास बन जाऊंगा, आप इतिहास बन जाएंगे, ये हमारी किताबें, ये आज की आबो हवा, ये सब कुछ बच्चों तब इतिहास बन जाएगा। आप जानते हैं कि जैसे आज हम सन 2020 में जी रहे हैं, ठीक है, हम बच्चों की कौन सी शताब्दी में जी रहे हैं? वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। हम बच्चों 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं, ठीक है। अब आप जानते हैं बच्चों 21वीं शताब्दी है, तो 21वीं शताब्दी में हम लोग जी रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 2000 के बाद जो शताब्दी स्टार्ट होती है फिर वो कौन सी 21वीं स्टार्ट हो जाती है। एनीहाउ, तो मैं कहना चाहता हूं बच्चों आपको कि आज यदि खेल खेल में अगर आप खेल रहे हैं और आपका इत्तेफाक से एक ऐसी जगह जाना हो जाए, कहाँ जाना हो जाए? आज का ऐसी आप लोगों का ऐसी जगह जाना हो जाए, कोई ऐसा आश्रम, कोई ऐसा गुरुकुल, जिसमें किसी जमाने में क्या था बच्चों कि महाभारत के राजकुमार अर्जुन, एकलव्य, तो खैर राजकुमार नहीं था, पर मेरा मतलब अर्जुन, एकलव्य और उसके साथ के जितने भी लोग थे वो लोग जो तालीम पाते थे, है ना, यार वो ठीक है, कौरव पांडव वगैरह सब किसी आश्रम के अंदर तालीम पाते थे, और आपका उस आश्रम में चले जाना हो जाए और आपको इत्तेफाक से क्या मिल जाए बच्चों? आपको उन अर्जुन के द्वारा चलाया जाने वाला वो जो धनुष बाण है वो मिल जाए, और उनके द्वारा वो जो तरकश नहीं होता वो तरकश मिल जाए आपको, या वो सिर के ऊपर जो मुकुट धारण करते थे वो आपको मिल जाए, तो बच्चों आप क्या सोचोगे? आप यही तो सोचोगे कि कई हजारों साल पहले, लगभग 5000 साल पहले
पढ़ाई ऐसी होती थी, पेन होता ही नहीं था। दे नेवर यूज्ड पेन, वो पेन का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि पेन की जगह वो तलवार का इस्तेमाल करते थे, पेन की जगह वह गदा का इस्तेमाल करते थे। ठीक है बच्चों, दे यूज्ड स्वॉर्ड, स्वॉर्ड का मतलब जानते हो, वो तलवार का इस्तेमाल करते थे। वो बच्चों है मेस यानी वो गदा का इस्तेमाल करते थे। ARROW एरो यानी बच्चों वो बाणों का इस्तेमाल करते थे। और आप जानते हो स्पीयर, ये स्पीयर का मतलब बच्चों क्या होता है, ठीक है, वो जेवलिन थ्रो नहीं होता भाला, तो भाले वगैरह का वो इस्तेमाल करते थे। और आज तो बच्चों आपको हम पेन से पढ़ाते हैं। तो मुझे बताइए आपको कैसा लगेगा, कितना अच्छा था। सब बच्चे गुरुकुल में रहते थे, अपने घर जाते ही नहीं थे, खाना दाना वही खाते थे, वही भीख मांग करके लाते थे, और उस सारी भिक्षा को लाके गुरु चरणों में समर्पित करते थे। गुरु जी उनको जो पाती पाती बांटते थे, उसी भिक्षाटन में प्राप्त किया हुआ अन्न सभी लोग ग्रहण करते थे और वही आश्रम में रहते थे। और बच्चों ये जो इस तरीके है ना, ये क्या बोलते हैं, ये इस तरीके की पढ़ाई नहीं होती थी। वैद्य शरण गुप्त ने लिखा भी है, भारत में बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है कि पढ़ते सहस्त्रों शिष्य है पर फीस ली जाती नहीं, पढ़ते सहस्त्रों शिष्य है पर फीस ली जाती नहीं, वह उच्च शिक्षा तुच्छ धन पर बेच दी जाती नहीं। इस प्रकार की उच्च शिक्षा बच्चों आश्रम में मिला करती थी। अब मुझे बताओ, अगर 5000 साल पहले जो शिक्षा पद्धति थी, यदि आपको उससे संबंधित कोई अवशेष मिलेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। बड़ा बच्चे कौतूहल करते हैं कि यार ये पढ़ाई लिखाई बंद करके वही धनुष बाण चलाना सीख जाए हम, तो वो उसी प्रकार से हम सीखें, और सिर के ऊपर जो है टोपियां कुछ नहीं, हम तो मुकुट धारण करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि 5000 साल की बात आपके लिए जिस प्रकार से इतिहास हो गई है, ठीक उसी प्रकार से सन 2157 साल, यानी जब ये सन आएगा बच्चों, तब हम लोग इतिहास हो चुके होंगे। तब उस जमाने का बच्चा बात करेगा कि पहले एक टीचर हुआ करता था, वो बच्चों को बोल बोल के पढ़ाता था। फिर आप लोग फिर सर तब क्या होगा, अरे बच्चों तब टीचर इंसान नहीं होगा, तब एक रोबोटिक टीचर होगा। आने वाले 100-200 सालों के अंदर विज्ञान इतना एडवांस हो चुकी होंगी, द टीचर विल बी रिप्लेस बाय अ रोबोटिक मशीन, यानी टीचर को रिप्लेस कर दिया जाएगा, अध्यापक को विस्थापित कर दिया जाएगा एक रोबोटिक मशीन के द्वारा। तो ये 8 मास का पुतला जो आपको पढ़ा रहा है, ये तब नहीं पढ़ा रहा होगा, तब बच्चों को एक रोबोटिक टीचर पढ़ा रहा होगा। और इतने सारे बच्चों को एक साथ बैठा के हम पढ़ाते हैं, तब वहां ऐसा नहीं होगा। हर मकान में जिस तरीके से बच्चे किचन सेपरेट होती है, लेट बाथ सेपरेट होता है, उसी प्रकार से हर बच्चे के लिए क्या होगा, एक वर्चुअल क्लासरूम होगा। आने वाले समय में क्या होगा बच्चों, एक वर्चुअल क्लासरूम होगा। ये वर्चुअल जानते हो, VIR, जरा ध्यान देना। ये जो वर्चुअल क्लासरूम है बच्चों, इसका मतलब होता है रियल क्लासरूम। इस रियल क्लासरूम में टीचर नहीं होगा बच्चों, उसमें क्या होगा, एक लैपटॉप होगा, स्क्रीन होगा, एक रोबोटिक टीचर होगा। कुल मिलाकर के ये वर्चुअल क्लासरूम कैसा होगा, ये बच्चों हाई टेक होगा। ये हाई टेक होगा, ये पूरी तरह से मैकेनिकल रूम होगा। बच्चा अपने कानों में क्या लगा लेगा, वो लगा लेगा जो लगाता है, हेडफोन लगा लेगा, और उसके बाद में वो पढ़ेगा। अब क्या होगा कि आपका टीचर जो आपको पढ़ाने आएगा, रोबोटिक टीचर, वो तो बच्चों एक मशीन है। अब जैसे मोटरसाइकिल है, अगर आप उसकी स्पीड बढ़ा दोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, उसकी कम करोगे तो कम हो जाएगी। तो रोबोटिक टीचर कई बार क्या होता है बच्चों, इतना फास्ट चलेगा, इतना फास्ट चलेगा कि एक 10 साल का बच्चा उसकी बातों को समझ नहीं पाएगा, बातें उसके सिर से गुजरेगी। बात सही तो है। यदि 10 साल के बच्चे को एक MA की क्लास में बैठा दिया जाए, जहाँ एक प्रोफेसर जो है MA या BA के विद्यार्थियों को पढ़ा रहा है, तो 10 साल का बच्चा बच्चों उस क्लास में बैठेगा तो क्या करेगा, उसको लगेगा ये क्या बकवास कर रहा है, क्योंकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बातें उसके लेवल से बहुत ऊपर होंगी। तो रोबोटिक टीचर जो होगा वो तो एक मशीन होगी। अब उसको तो आप जैसा सेट कर दोगे, अगर उसकी स्पीड बढ़ा दोगे तो बढ़ के चलेगा, अगर स्पीड कम कर दोगे तो कम होकर चलेगा। इस तरीके का पार्ट है। तो बच्चों जरा देखना, आप मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये समय जब आएगा तो उस समय हम लोग क्या है, उस समय के बच्चे, कल्पना की गई है, मार्गी नाम की एक लड़की है और एक टॉमी नाम का लड़का है, जो कौन सी शताब्दी में जी रहा है, 2157 में जी रहे हैं वो, और वो सिंहावलोकन करते हैं, अर्थात बच्चों पीछे देखते हैं। तो हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं तो उनको बड़ा अजीब लगता है कि एक जमाना ऐसा भी था जब मास्टर हुआ करते थे, 8 मास के मास्टर, वो बच्चों को पढ़ाया करते थे, बच्चे विद्यालय जाया करते थे, सारा दिन अपने हम उम्र बच्चों के साथ में मस्ती किया करते थे। द फन दे हैड, यानी द फन का मतलब होता है द प्लेजर माने खुशी, दे हैड मानी दे इंजॉयड, द प्लेजर दे इंजॉयड यानी वह खुशी, वह मस्ती जो वो किया करते थे।
लेकिन अब बच्चा मस्ती कहाँ करेगा, अब तो कमरे में पैक रहेगा, सब चीज़ें मशीनें पढ़ाएंगी। लेकिन अभी तो बच्चे मस्ती करते हैं, पोषाहार खाते हैं, इधर करते हैं उधर करते हैं, मास्टर भी वहाँ रहते हैं स्कूलों में। तो बच्चों ये बातें याद आएंगी। क्या होता है कि जब आगे हम बढ़ जाते हैं तो पीछे वाली बातें हमको क्या होती है, याद आती है। जैसे कोई आदमी मर जाता है तो हम जानते चाहे वो कितना भी बुरा हो, लेकिन लोग क्या कहते हैं, यही कहते हैं बाप रे बहुत बढ़िया है भाई, है उसको अच्छा बताते हैं चाहे वो कितना ही खराब आदमी रहा हो। तो हमारी समस्या ये है बच्चों कि जब हम 2 कदम आगे बढ़ जाते हैं हमको पीछे की बातें याद आती है। आप जरा देखिए, आप 10वीं कक्षा में आ गए हो, यदि आपको 6ठी क्लास की किताब उठा के दे तो आपको लगे यार ये तो बड़ी अच्छी किताब है, लेकिन जब 6ठी में पढ़ते थे तो वो आपको क्या लगती थी, तब वो आपको बोर करती थी, तब वो आपको बोझ लगती थी। अब बच्चों आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेसन, ठीक है, ध्यान देंगे आप। द फन दे हेड का मतलब होता है बच्चों द फन यानी प्लेजर, दे हेड का मतलब होता है दे इंजॉयड। क्लियर है, ग्रामर आपकी इसमें है या नहीं है, लेकिन इतना जरूर समझ लो बच्चों कि ये बच्चों इसका क्या है, सब्जेक्ट है। क्लियर है, ये सब्जेक्ट है द फन। जब ये सब्जेक्ट है तो फिर ये क्या है, ये भी सब्जेक्ट है। तो बच्चों ये एक क्लोज है, क्या है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। तो आप जानते हो जब सब्जेक्ट भी आ जाए वर्ब भी आ जाए तो इस प्रकार की बनावट को आप क्या बोलते हैं, क्लोज बोलते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि जब किसी नाउन के ठीक बाद में कोई क्लोज जुड़ करके उसको निश्चित बना देता है तो उसके पहले आप द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है, द फन द हेड का मतलब होता है द प्लेजर दे इंजॉयड। द प्लेजर दे इंजॉयड का मतलब खुशी, जिसका जो वो मजा लेते थे, वो मस्ती जो किया करते थे। बिफोर यू रीड, उससे पहले कि तुम पढ़ो। ध्यान दो बच्चों, मैंने बोला बिफोर यू रीड, लेकिन कई जगह बच्चों में इसको रेड बोलूंगा, तो आप इस बात को समझ लेना कि रीड रेड में क्या होता है बच्चों, जरा ध्यान देना। ये रीड है, अब बच्चे फर्स्ट फॉर्म है तो रीड ही बोलूंगा। लेकिन अगर मैं इसका सेकंड फॉर्म की तरह यहाँ सेकंड फॉर्म बोल रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने रामायण पढ़ी, तो मैं क्या बोलूंगा, आई रेड द रामायण। आई रेड द रामायण का मतलब होता है मैंने रामायण पढ़ी। आई रीड द रामायण का मतलब मैं रामायण पढ़ता हूँ। आई रेड द रामायण का मतलब मैं रामायण पढ़ चुका हूँ। तो बच्चों में ये कहना चाहता हूँ, जब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के रूप में आप इसका इस्तेमाल करेंगे, जब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के रूप में आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका उच्चारण बदलेगा बच्चों। तब आपको बोलना पड़ेगा इसको रेड, ठीक है, RED रेड होता है, रेड माने लाल, वैसा प्रोनाउंसिएशन आपको इसका करना पड़ेगा। तो आप इस बात को समझो, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन। सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के रूप में रीड जो है उसकी स्पेलिंग नहीं बदलती है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है। ठीक है, कई बार क्या होता है बच्चों, जैसे एक वर्ब है, आप जानते हो लर्न, सब जानते हो लर्न। तो होता क्या है कि इधर देखना जरा, एक विशेष बात आपको समझाना चाहता हूँ। ये बच्चों लर्न यानी सब जानते हो सीखना होता है। अब अगर आपसे सेकंड फॉर्म पूछूं तो आप क्या बताओगे, आप इसकी सेकंड फॉर्म बताओगे लर्न, और थर्ड क्या बताओगे, थर्ड भी बच्चों यही बताओगे लर्न। अब प्रश्न ये है कि फिर ये लर्नेड क्या होता है, जरा ध्यान दो। प्रश्न ये है कि ये लर्नेड क्या होता है, तो ध्यान दो बच्चों, ये सेकंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। लेकिन आप जानते हो कि जब आप एडजेक्टिव की तरह प्रयोग करते हो, जैसे वह बहुत पढ़ा लिखा आदमी है तो ही इज अ लर्नेड फेलो, तो एडजेक्टिव की तरह बच्चों इन दोनों का प्रयोग न करके लर्नेड का प्रयोग किया जाना चाहिए। इस वर्ब के साथ ऐसा है, सबके साथ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक शब्द होता है, जैसे दूसरा देखो बच्चों मेरिट। मेरिट यानी क्या होता है, सब जानते हो, मेरिट यानी पिघलना होता है। तो मेरिट की सेकंड फॉर्म होगी मेरिटेड, क्या होगी, ये हो गई मेरिटेड। ठीक है, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, थर्ड भी होगी बच्चों मेरिटेड। कोई समस्या यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बच्चों एक शब्द और जरा देखना, ये मोल्टन क्या है। जब आप साइंस पढ़ते हो इंग्लिश मीडियम में तो कहीं कहीं आपने पढ़ा जरूर होगा मोल्टन सल्फर। तो मोल्टन सल्फर का मतलब होता है बच्चों पिघला हुआ सल्फर या गंधक, वैसा। तो मेरिटेड यानी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तो ये है। लेकिन जब एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे तो मेरिटेड नहीं बल्कि मोल्टन का प्रयोग होता है। ये बच्चों कुछ खास क्रियाओं के साथ ऐसा होता है। तो जरा आप ये देखेंगे, बिफोर यू रीड, उससे पहले कि तुम पढ़ो, द स्टोरी वी शैल रीड, यानी कहानी जो हम पढ़ेंगे। अब देखो बच्चों, द स्टोरी वी शैल रीड, इसमें आप इस बात को समझो कि आपने लिखा द स्टोरी इज सेट, देखो द स्टोरी, बल्कि स्टोरी लिखो, स्टोरी, ठीक है। और उसके बाद भी क्या है, इज, सेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेट इन द फ्यूचर, इन द फ्यूचर। देखो बच्चों, ये जो प्रेजेंट, फ्यूचर और पास्ट, तीनों के पहले आपको द का प्रयोग करना चाहिए। द प्रेजेंट होता है, द पास्ट होता है, द फ्यूचर होता है। नोट कर लेना इस बात को, ठीक है। द प्रेजेंट होता है, द पास्ट होता है, द फ्यूचर होता है। द का प्रयोग किया जाता है, जो टेंस जो होते हैं इनके जो तीनों नाम हैं
उनसे पहले आपको द का प्रयोग करना चाहिए। अब बच्चों जरा समझो, स्टोरी इज सेट इन द फ्यूचर। अब आप जानते हो ये क्या है, ये एचवी है, ये एचवी है, और ये थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो हम जानते हैं ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का पेशी वोइज है। लेकिन बच्चों आप इस बात को देखो कि ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और बीच में क्या आ गया, बीच में आ गया वी शैल रीड। तो वी शैल रीड में क्या बच्चों, वी शैल रीड, देखो ये मैंने पहले भी समझा चुका हूं, वी शैल और रीड। क्या देखा आपने इसमें, ये वी बच्चों इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये वर्ब है। तो ये एक ऐसा यह एक ऐसा शब्द समूह है, अर्थात ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब है, जिसमें एक वर्ब है, इसलिए इसको आप क्या कहेंगे, क्लोज। चूंकि बच्चों यहाँ आपने क्लोज सेट कर दिया, इसलिए उस क्लोज के कारण ये या इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। तो द स्टोरी है ना, वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, अर्थात जो कहानी हम पढ़ेंगे वह भविष्य में क्या की गई है, भविष्य में सेट की गई है। भविष्य काल को देख करके इस कहानी को विन्यस्त किया गया है। इस कहानी का विन्यास या इस कहानी की सेटिंग, इस कहानी की जो स्थापना है वो बच्चों भविष्य में की गई है। कहने का मतलब ये कहानी भविष्य की है, 150 साल आगे की है। और तब जब वो बच्चे पढ़ेंगे तो बच्चों वो हमें इतिहास मान के पढ़ेंगे, हम उनके लिए क्या हो जाएंगे, हम उनके लिए उनका माजी हो जाएंगे, उनका अतीत हो जाएंगे। तो बच्चों इस क्रम में अपनी बात जारी रहेगी, परंतु इससे पहले हम लेंगे 2 मिनट का ब्रेक। हाँ तो बच्चों लेट अस कंटिन्यू द लेसन। तो बच्चों ध्यान देंगे क्या लिखा है कि द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, यानी कहानी जो हम पढ़ेंगे, कहानी जो हम पढ़ेंगे वो कहाँ पर स्थित है, वो भविष्य काल में स्थित है। दैट इज इंस्टॉल्ड इन द फ्यूचर, उसको भविष्य में इंस्टॉल किया गया है। जैसे आप कोई ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हो ना, इसको भविष्य में इंस्टॉल किया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों कि इस कहानी का विन्यास भविष्य काल में स्थित है। When books and schools, जब क्या होगा, जब किताबें नहीं होंगी, जब पाठशालाएं नहीं होंगी। As we now know them, as माने जैसा कि, we now यानी हम अभी, know them माने हम अभी उन्हें जानते हैं। यानी जैसा कि किताबें और पाठशालाएं, ठीक है, तब क्या होगा, किताबें और पाठशालाएं जैसा कि
उन्हें अभी हम जानते हैं, विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट माने शायद उनका वजूद नहीं होगा। विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब इन द फ्यूचर, यानी जो आने वाला समय उसमें क्या होगा बच्चों, ऐसी संभावना जताई गई है। परहैप्स द बुक्स एंड द स्कूल्स एज वी नो देम नाउ, यानी किताबें और पाठशालाएं जैसा कि उन्हें हम अभी जानते हैं, परहैप्स दे विल नॉट एग्जिस्ट इन द फ्यूचर, शायद वो भविष्य के अंदर क्या होगी बच्चों, वो भविष्य में एग्जिस्ट नहीं करेंगी। एग्जिस्ट का मतलब बताया क्या, किसी चीज़ का अस्तित्व होना, किसी चीज़ का वजूद होना, अर्थात धीरे धीरे बच्चों ये प्रजाति लुप्त प्राय हो जाएगी। कौन सी प्रजाति, ये पाठशालाओं की प्रजाति, ये पुस्तकों की प्रजाति, और ये बच्चों ये जो 8 मास के अध्यापक हैं, है ना, इन अध्यापकों की प्रजाति क्या हो जाएगी, धीरे धीरे लुप्त प्राय हो जाएगी। जैसे ऊँट की प्रजाति आपको पता है धीरे धीरे लुप्त प्राय हो रही है, उसी तरीके से गोडाउन के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। तो बच्चों कुछ प्रजातियां धीरे धीरे विलुप्त हो रही है। डायनासोर की तो बिल्कुल हो ही गई है। तो अब आप बताइए, अगर आज आपको डायनासोर का एक अवशेष मिल जाए तो आपको बड़ा मजा आएगा कि यार इस तरीके के इतने बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे क्या, तो उनको देख करके आपको कौतूहल होगा। ये कौतूहल शब्द बच्चों याद रखो। तो वो बच्चों जो 150 साल या 200 साल आगे के बच्चे हैं, उनके लिए हम 150 या 200 साल पुराना इतिहास बन जाएंगे। हम उनके लिए कौतूहल का विषय बन जाएंगे, हम उनके लिए कौतूहल का विषय बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, एंड दे विल टॉक अबाउट अस विस्टफुली, वे बड़ी आतुरता के साथ, बड़ी जिज्ञासा के साथ वो हमारे बारे में क्या करेंगे, बातें करेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि देखो बच्चों, है ना, schools as we now know them will perhaps not exist। यहाँ बच्चों एक शब्द आ रहा है perhaps। perhaps का मतलब क्या बताया आपको, ये ध्यान दो बच्चों, perhaps ये चीज़ नोट कर लेना, क्योंकि ये अलग से चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये आपको कहीं मिलेगी नहीं। perhaps का मतलब बच्चों शायद या संभवतया होता है, और जिस वाक्य में perhaps का प्रयोग हो जाए उसमें बच्चों कभी भी मे मॉडल का प्रयोग नहीं होता। अगर हो रहा है तो उसे काट के विल करना चाहिए। अगर मे मॉडल का प्रयोग हो रहा है तो उसे काट के विल करना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि परहैप्स इट मे रेन टू नाइट, शायद आज बारिश हो सकती है। तो बच्चों परहैप्स के कारण मे को काट के विल करो, परहैप्स इट विल रेन टू नाइट, यानी शायद आज की रात बारिश होगी। तो समझने वाली बात यह है कि परहैप्स का मतलब असमंजस, और मे का मतलब भी असमंजस, इसलिए 2 बार असमंजस नहीं होगा। अगर परहैप्स का प्रयोग किया गया तो मे को हटाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको परहैप्स को हटाना तो परहैप्स को हटा दो, फिर मे को रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके की बातें हैं। तो आप जरा देखना, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तब बच्चे कैसे पढ़ाई करेंगे जब अध्यापक नहीं होगा, जब किताबें नहीं होंगी तो बच्चे कैसे पढ़ेंगे, मैंने बता दिया कैसे पढ़ेंगे। तो हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन यानी फिर या तब, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन अर्थात तब बच्चे जो कैसे पढ़ाई करेंगे। द डायग्राम बिलो, द डायग्राम दैट इज गिवन बिलो। अब देखो बच्चों ये आगे क्या आ रहा है, डायग्राम क्या आगे लिखा हुआ, दैट इज गिवन बिलो। आपको भी सर आपको कहाँ दिख गया, हमको सिर्फ बिलो दिख रहा है। ये सच है बच्चों बिलो, लेकिन इसमें दैट इज गिवन अंडरस्टूड है। तो द डायग्राम दैट इज गिवन बिलो, अब देखो बच्चों डायग्राम में अब दोनों के बीच में क्या गया, दैट इज गिवन बिलो, ये क्लोज आ गया है, और ये क्या कर रहा है, डायग्राम को निश्चित कर रहा है, इसलिए डायग्राम के आगे दैट का प्रयोग हुआ है। द डायग्राम दैट इज गिवन बिलो मे गिव यू सम आइडियाज, नीचे दिया हुआ जो डायग्राम है बच्चों, इट मे गिव यू अर्थात ये आपको दे सकता है क्या, सम क्लूज, इट मे गिव यू सम हिंट्स, ये आपको कुछ हिंट दे सकता है, ये आपको कुछ क्लू दे सकता है, ये बच्चों आपको कुछ सुराग या कुछ संकेत दे सकता है। बातें समझ में आ रही है। अब जरा चित्र को देखो बच्चों, स्कूल्स ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के स्कूल कैसे होंगे, तो बच्चों आप चित्र में देख रहे हो, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स यानी बच्चे कैसे सीखेंगे, चिल्ड्रन विल लर्न थ्रू कंप्यूटर्स यानी बच्चे कंप्यूटर के माध्यम से अधिगम करेंगे। बच्चे किसके माध्यम से अधिगम करेंगे बच्चों, बच्चे कंप्यूटर्स के माध्यम से अधिगम करेंगे, जैसा कि अभी भी करने लगे हैं। लेकिन बच्चों आने वाले समय में तो क्या हो जाएगा, किताबें वगैरह सब रिप्लेस हो जाएंगी, सारा काम पेपरलेस हो जाएगा, ठीक है, पेपरलेस हो जाएगा। तो इसमें बताया गया, जरा ध्यान देना, लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स का मतलब होता है कंप्यूटर्स के जरिए अधिगम। ये बच्चों मनोविज्ञान का शब्द है, अधिगम माने सीखना होता है। वर्चुअल क्लासरूम मैंने आपको कहा बच्चों, रियल क्लासरूम, वर्चुअल का मतलब बताया आपको, रियल क्लासरूम होते हैं। तो रियल क्लासरूम वो होते हैं कैसे, ऐसे मास्टर कुछ नहीं होता वहाँ, तो आपको पता सारी मशीनें होती है। ये देखो चित्र बना हुआ है, चित्र देख लो, ये बच्चों एक प्रकार का लैब है, या ICT लैब जिसके अंदर बैठ करके आप हमें सुनते हैं, वो वर्चुअल रूम नहीं है तो और क्या है,
उसी को वर्चस्व रूम कहते हैं। लेकिन स्कूल में वो बड़ा है, लेकिन घर पर वो बच्चा छोटा होगा, जिसके अंदर वो घर का एक ही बच्चा या दो जितने टाबर हैं वो बैठेंगे, बाकी और उसमें कोई अलाउ नहीं होगा। फिर देखो ये रोबोटिक टीचर आएगा, ये पढ़ाने ट्यूशन पढ़ाने आएगा, रोबोटिक टीचर, ये पैसे लेगा, और जब भी इसमें कोई खराबी हो जाएगी अर्थात इसकी स्पीड घट जाएगी बढ़ जाएगी तो कोई जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है बच्चों, जैसे मान लो अपनी गाड़ी खराब होती है तो मिस्त्री को दिखाते हैं, तो इन रोबोट मास्टरों को सुधारने वाला ये भी एक मशीनें हैं, तो इन मशीनों के बारे में जो एक्सपर्ट होगा, जैसे आप लैपटॉप सुधरवाओगे तो किसी के पास सुधरवाने जाओगे ना, उसी प्रकार से अगर मान लो ये जो रोबोटिक टीचर है, इस टीचर में बच्चों अगर किसी प्रकार की क्या आ गई, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई खराबी आ गई तो काउंटी इंस्पेक्टर होगा जो आकर के इसको सुधारेगा, और वो क्या करेगा, घर घर आकर के सुधारेगा, और उसकी जो वांछित शुल्क अर्थात उसकी जो एक्सपेक्टेड फीस होगी वो चार्ज करेगा। अब जरा देखेंगे इन पेयर्स, सब बच्चे क्या करो, जोड़े बना लो अपने, इन ग्रुप्स, लेकिन ग्रुप में तो बच्चों कई होते हैं, मैं कह रहा हूँ इन पेयर्स का मतलब होता है जैसे कि ये हो गया राम और श्याम, ये हो गया राधा और मोहन, तो मेरा मतलब एक लड़का एक लड़की, या दोनों ही लड़कियां या दोनों ही लड़के, ऐसे आप क्या करो, जोड़ी बना लो। डिस्कस 3 थिंग्स, और बच्चों 3 चीज़ों के बारे में बात करो। डिस्कस 3 थिंग्स का मतलब होता है 3 चीज़ों के बारे में बात करो। डिस्कस 3 थिंग्स का मतलब क्या बताया आपको, 3 चीज़ों के बारे में बात करो। यहाँ बच्चों एक चीज़ आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, डिस्कस एक वर्ब होती है, जानते हैं आप, और डिस्कस के बाद किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, देखो डिस्कस के बाद बच्चों मैं आपको दूंगा डिस्कस अबाउट 3 थिंग्स, यानी 3 चीज़ों के बारे में चर्चा। डिस्कस के बाद बच्चों अबाउट का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन डिस्कस के बाद में विद का प्रयोग तो हो सकता है, जैसे आई एम डिस्कसिंग विद यू, मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये तो ठीक है, लेकिन बच्चों आई एम डिस्कसिंग अबाउट पॉलिटिक्स, ये गलत है, मुझे कहना पड़ेगा आई एम डिस्कसिंग पॉलिटिक्स, मैं पॉलिटिक्स को डिस्कस कर रहा हूँ, तो डिस्कस के बाद बच्चों क्या नहीं आना चाहिए, डिस्कस के बाद कभी अबाउट नहीं आना चाहिए। उसी तरीके से बच्चों कई बार क्या होता है, ऑर्डर के बाद आप फॉर लगा देते हो, जैसे यू ऑर्डर्ड फॉर लंच, उसने लंच के लिए ऑर्डर किया, जबकि कहना क्या चाहिए, यू ऑर्डर्ड लंच, उसने लंच ऑर्डर किया, तो बच्चों इसके बाद अगर आप फॉर का प्रयोग करते हो तो वो भी गलत है ना। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आपको यहाँ इस पर ध्यान देना चाहिए, केवल जो मैंने जितना बताया है, तो यहाँ बताया गया है कि डिस्कस अबाउट 3 थिंग्स, ऐसा नहीं दिया हुआ है, अगर ऐसा होता तो गलत होता, तो डिस्कस 3 थिंग्स का मतलब होता है 3 चीज़ों के बारे में चर्चा करो। दैट यू लाइक बेस्ट, जिसको कि आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। अबाउट योर स्कूल का मतलब होता है इन योर स्कूल, या अपने स्कूल के बारे में आप उन 3 चीज़ों का बखान करो जिनको कि आप बेहद पसंद करते हो, सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल, और अपने स्कूल के बारे में 3 ऐसी चीज़ें भी बताओ दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जो आप ये चाहेंगे कि वो बदलनी चाहिए, आप ये चाहेंगे कि ये सूरत बदलनी चाहिए। स्कूल के अंदर ऐसे 3 कौन सी ड्रॉबैक्स हैं, ऐसी 3 कौन सी कमियां हैं जिनको कि आप स्कूल के अंदर सुधरवाना चाहेंगे। अब बच्चों समझाने वाली बात जो मेरे पास है यहाँ, वो सिर्फ एक तो ये है कि बेस्ट के पहले द का प्रयोग क्यों नहीं हुआ। आपको बच्चों ये समझाया गया है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, लेकिन द के पहले जो है, या बेस्ट के पहले द का प्रयोग नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? इसकी एक वजह है बच्चों, आपको मैंने पहले भी समझाया है, और ध्यान दो, सुपरलेटिव डिग्री तो बच्चों एडजेक्टिव की होती है, लेकिन शायद आप ये भूल गए कि सुपरलेटिव डिग्री एडवर्ब की भी होती है। यदि सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव की है तो द का प्रयोग जरूर होगा, लेकिन अगर एडवर्ब की है बच्चों तो द का प्रयोग नहीं होगा। बस ये अंतर समझ लो। यहाँ बच्चों जो बेस्ट शब्द है ना, वो लाइक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, चूंकि लाइक वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो वो एडजेक्टिव नहीं बल्कि एडवर्ब की तरह फंक्शन कर रहा है। और बच्चों आप जानते हैं कि विशेषण की उत्तम अवस्था, आई मीन द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, अगर है तो उसके पहले आपको द का प्रयोग करना चाहिए, परंतु यदि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडवर्ब है तो उसके पहले द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं हुआ है। समझ में आ गई होगी बात। अब जरा देखो, तो बच्चों इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, यानी पेयर्स के अंदर बच्चों आप 3 चीज़ों के बारे में चर्चा करो, ठीक है, जो कि आप अपने स्कूल के बारे में सर्वाधिक पसंद करते हो। एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल, और अपने स्कूल के बारे में 3 ऐसी चीज़ें दैट यू वुड लाइक टू चेंज, जो आप चाहेंगे, जो आप बदलना चाहेंगे। राइट देम डाउन, उन्हें लिखें।
अपनी कॉपी में लिख लें उनको, ये डाउन कुछ नहीं बच्चों, राइट देम, यानी राइट देम डाउन, राइट डाउन का मतलब भी लिखना ही होता है। हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन ए टेलीविजन स्क्रीन, क्या आपने कभी किसी टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर या कंप्यूटर की स्क्रीन, जिसको हिंदी में पटल और उर्दू में पर्दा कहते हैं, तो आपने जो है टेलीविजन के पर्दे पर या कंप्यूटर के पर्दे पर जो है कभी जो है कोई शब्द पढ़े हैं? कैन यू इमेजिन ए टाइम, क्या आप ऐसे वक्त की कल्पना कर सकते हैं व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, जब तमाम किताबात या जब समस्त पुस्तकें कहाँ होंगी बच्चों? कंप्यूटर्स पर होंगी। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और कागज के ऊपर मुद्रित कोई पुस्तक नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर, क्या आप ऐसी किताबों को ज़्यादा अच्छे से पसंद करोगे? जैसे सारी किताबें आपको मोबाइल में मिल जाएंगी और सारा काम पेपरलेस हो जाएगा, तो क्या आप इस प्रकार की किताबों को ज़्यादा पसंद करेंगे? हो सकता है आप ज़्यादा पसंद करो, लेकिन कई सालों के बाद बच्चों जब अपनी किताबें उनको मिलेंगी तो उनको बड़ा आश्चर्य होगा। तो इस क्रम में बच्चों अपनी आज जो है जितना हमने पढ़ा है, परिचय हमारा हो गया है, और जो लेसन है इसकी जो बिगिनिंग, इसका जो इंट्रो है वो मैंने आपको आज दे दिया है, और बाकी बात बच्चों अगली क्लास में। नमस्कार।